प्रणाम दोस्तों। 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे वजह थी कि दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत तैयार करता था। उस समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर की गिनती सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी अकबर से अधिक कोई दौलतमंद बादशाह नहीं हुआ करता था। और ठीक उसी दौरान ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी। दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल ब्रिटेन तैयार करता था। ऐसे में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की नज़र भारत की ओर केंद्रित थी। तब यूरोप की कुछ प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन, उन लोगों ने व्यापारिक मामलों में ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। ऐसे में ब्रिटेन की नज़र भारत की ओर केंद्रित थी। दोस्तों, उन दौरान ब्रिटेन का एक घुमंतू व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम था राल्फ फिच। यह व्यापारी हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण एशिया की सामुद्रिक यात्राएं करता था। इस व्यापारी को भारत की समृद्धि के बारे में पता चलता है और वह भारत आने के लिए प्रस्थान करता है। इस व्यापारी की यात्रा इतनी लंबी थी कि एक समय के बाद ब्रिटेन की सरकार को उन्हें मृत घोषित करना पड़ा। और जब यह व्यापारी अपने प्रांत ब्रिटिश वापस पहुंचता है, तब जाकर देखता है कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है और भारत के साथ पुनः व्यापार करने के लिए अब वो कंगाल बन चुका है। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त होता है और वहाँ से शुरू होती है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूर्व एशिया की समुद्री मार्ग से 20 मई 1498 को वास्को दी गामा का आगमन होता है और वहाँ से ही भारत और यूरोप के बीच का पहला सामुद्रिक मार्ग खोजा गया था। वास्को दी गामा का इस यात्रा में सहयोग करते हैं अब्दुल मजीद और वहाँ से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार शुरू हुए थे। हालांकि कहा जाता है कि उन दिनों व्यापार करना काफ़ी चुनौती भरा हुआ करता था। समुद्रिक लुटेरों का डर तो था ही, साथ में यात्राओं में कई महीनों का समय लगता था। लेकिन भारत में उस समय में भी ऐसे ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते थे जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों की नज़र भारत की ओर टिकी हुई थी। दोस्तों, अंग्रेज सबसे पहले भारत में सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को आते हैं। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके पैसों को हड़पना था। इसी सन 1615 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान अंग्रेज अपना एक दूत थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। थॉमस रो भारत में कुछ व्यापारिक छूट पाने में जहांगीर के दरबार में सफल हो जाता है। हालांकि कहा जाता है कि थॉमस रो की ओर से जहांगीर से कुछ लुभावने वादे भी किए थे और इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाने शुरू कर दिए। अंग्रेज पूरे भारत में रहकर यूरोप में व्यापार करने लगे थे। यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने हेतु मानो उस दौरान होड़ सी मच गई थी। अब ब्रिटेन को भारत के समृद्धि के बारे में पता चल चुका था, इसलिए दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट के द्वारा एक ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की जाती है और इसे ही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी के शुरुआती समय में मुख्य शेयरधारक ब्रिटेन के व्यापारी और समृद्ध वर्ग के लोग हुआ करते थे। ब्रिटेन की सरकार का इसे सीधा कोई संबंध नहीं था। हालांकि बाद में सूरत बंदरगाह पर थॉमस रो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पहला कारखाना स्थापित करने हेतु शाही फरमान प्राप्त होता है और अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने हेतु मद्रास में विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार एक शाही फरमान प्राप्त होता है। और इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पूरे भारत में फैलाने शुरू कर दिए थे और उन दौरान भारत में अन्य देशों की व्यापारिक कंपनियां भी मौजूद थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कूटनीति से उन कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ब्रिटिश संस्कृति को भारत के सभी बंदरगाह जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य कई जगहों पर ब्रिटिश की संस्कृति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेज भारत में रहकर उस समय रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। हालांकि भारत पहले से ही मसालों के व्यापार पर दुनिया के देशों पर अपनी पहचान बना चुका था। अब 150 साल तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि हम भारतीय आर्थिक और सामाजिक तौर के अलावा राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी। 1750 के दशक तक
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में अपने हस्तक्षेप शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों ने अपनी ताकत का सबसे पहले इस्तेमाल भारत की राजधानी कलकत्ता पर करते हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उस समय के पश्चिम बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया और इसी में ही जीत हासिल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन भारत में स्थापित कर दिया था। हालांकि अब धीरे धीरे भारत के लोग भी समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर अधिकार जमाने लगी थी। इसलिए 1857 में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम और 1857 के विद्रोह देखे गए और इसी के ठीक एक साल बाद 1858 में अंग्रेजों को अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया की अस्थियां अपने प्रांत ले जानी पड़ी और ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण भारत पर हो गया।